हेलो बच्चों, उम्मीद है आप नीट की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे और नीट की तैयारी में पीवाईक्यूज लगाना मस्ट होता है। और आज हम लोग जो चैप्टर करेंगे नीट के लिए रोटेशनल मोशन के पीवाईक्यूज लगाएंगे। ये चैप्टर थोड़ा टेढ़ा रहता है और नीट वाले बच्चे इसको डिफिकल्ट मानते हैं, तो ध्यान से शुरू से अंत तक सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा कि कैसे मैं सरलता से इसको सॉल्व करा रहा हूं, जिससे आपको इस चैप्टर पर महारत हासिल हो जाए। तो वेलकम टू अरविंद नीट चैनल। मैं हूं अरविंद सर, मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस है। अपनी सुपर इजी लैंग्वेज से आपको मैं नीट सिखाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि बहुत शानदार आपकी फिजिक्स हो जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं कि नीट फिजिक्स के लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या रहते हैं। बेस्ट रिसोर्सेज में एनसीईआरटी की क्लास 11-12 की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के क्लास 11-12 के एग्जांपल्स और 10 साल के नीट के पीवाईक्यूज होते हैं। अगर ये तीनों चीजें आप लगा चुके हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है, लेकिन अगर आपने नहीं लगाया, आपको इसमें मदद चाहिए, तो मैंने आपके लिए नीट संपूर्ण एक कोर्स बना दिया है। इसके अंदर एनसीईआरटी एक्सरसाइज पूरी क्लास 11th और 12th की जितने क्वेश्चंस हैं सबको मैंने सरल भाषा में रिकॉर्ड करके इसमें लगाया है। यही नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल जितने भी 11th और 12th की बुक में एनसीईआरटी में है, सारे एग्जाम्पल्स का भी एकदम सरल भाषा में आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलेंगे और 10 साल के नीट के पीवाईक्यूज के भी वीडियो आपको मिलेंगे। तो ये सुपर स्ट्रॉन्ग कोर्स है नीट संपूर्ण। नीट संपूर्ण के अंदर जो क्वेश्चंस की संख्या है वो 1254 है और 634 क्वेश्चंस हैं नीट पीवाईक्यूज के। बचे हुए 620 क्वेश्चंस हो गए एनसीईआरटी एग्जांपल्स और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। तो जो बच्चे नीट संपूर्ण से मदद लेना चाहते हैं, नीट संपूर्ण को लेना चाहते हैं, वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर आपको नीट संपूर्ण दिखाई पड़ेगा। लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए और उससे 2 कदम आगे बढ़ जाइए। नीट संपूर्ण आपकी मदद कर सकता है। और अरविंद नीट टेलीग्राम चैनल मैंने आपके लिए बनाया है, जहां पर मैं आपको अपडेट्स वगैरह देता हूं, तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। तो करते हैं शुरू। तो बच्चों करते हैं नीट 2024 का ये क्वेश्चन, जो बहुत ही ज्यादा सरल है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड, ये एक थिन रॉड है, about an axis passing through its midpoint and perpendicular to the rod, इस एक्सेस के अराउंड में घुमाया जा रहा है, इस 2400 g सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द रॉड 4 ग्राम रॉड इज, मास भी दे रखा है, यानी आई की वैल्यू कितनी है 2400, मास कितना दे रखा है 400। पूछ रहा है कि इसका लेंथ बता दो कितना होगा। हम जानते हैं इस समय जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ml²/12 होता है। सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए। वैल्यू हमें निकालना क्या है, L निकालना है। चलो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो ये सीधे ही निकाल लो। L² की वैल्यू हो गई 12I/m, 12I की वैल्यू हो गई 2400, m हो गया 400, है ना। तो ये घटा 600, 12 छंग 72 आ गया। तो L की वैल्यू क्या हो गई √72। तो ये √72 आप सॉल्व कर लीजिए, ये करीबन 8.5 के आसपास आ जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर। ये आपका देखिए आंसर आ गया बहुत ही आसानी से। तो ये है कार्यक्रम नंबर 3, सही हो जाता है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, आसानी से कर सकते थे नोट करने से आप। तो बच्चों करते हैं 2023 का सवाल। ये रहा 2023 का, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बहुत आसान, लेकिन कई बच्चे गलती कर सकते हैं इसमें। देखिए मैं थोड़ा समझाऊंगा, जैसे बात पकड़ लें आप। यहां लिखा है द एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज। तो ये देखिए सर्कमफ्रेंस, कोई बॉडी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल पर कर रहा है, मूव कर रहा है, उसका एंगुलर एक्सेलेरेशन बताना है। ये देखिए इस तरह से ये मूवमेंट अगर है तो इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन बताना है किधर है। अब ये एंगुलर एक्सेलेरेशन का जो डायरेक्शन होता है कैसे निकालते हैं, थोड़ा मैं समझा देता हूं। अगर आप एक कोई बॉडी लिए, जो ऐसे आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बना रहा हूं, ऐसे मान लीजिए ये घूम रही है,
ये इस समय जो सेंस इसका घूमने का है वो एंटी क्लॉकवाइज है सपोज करिए। तो जो हम ओमेगा निकालते हैं ना, एंगुलर वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन पहले पता करेंगे, फिर उससे हम एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पता करेंगे। तो इसका रूल क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है उसमें राइट हैंड लेते हैं और उसी डायरेक्शन में पंजों को मोड़ देते हैं, ये देखिए, और जिस डायरेक्शन में अंगूठा जा रहा होता है वो डायरेक्शन होता है एंगुलर वेलोसिटी का। बात समझ में आई ना? राइट हैंड लेंगे और जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है उस डायरेक्शन में पंजों को घुमाएंगे, अंगूठा जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो एंगुलर वेलोसिटी है। अब ये अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो इस समय अगर ये W इंक्रीज कर रहा है, ये तो जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी उसी से एंगुलर एक्सेलरेशन निकलेगा। तो मैं यहां पर लिखना चाह रहा हूं, जगह थोड़ी सी कम पड़ गई है, मैं यहां नीचे लिख देता हूं, अगर ओमेगा इस समय, इस ओमेगा के जो डायरेक्शन है जो मैंने इधर निकाला है, अगर इस समय इंक्रीज कर रहा है तो अल्फा हमारा किधर हो जाएगा? अप साइड। और अगर ओमेगा यहां पर डिक्रीज कर रहा है तो हमारा जो अल्फा हो जाएगा वो डाउन साइड। आप समझ पाए होंगे, अगर इधर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन ऊपर, और एंगुलर वेलोसिटी अगर घट रही है तो एक्सेलरेशन नीचे। तो कोई भी दशा हो, अल्फा आ किधर रहा है? अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये रोटेशन की एक्सेस है। तो ये छोटी सी बात थी, लेकिन मैंने इसलिए आपको बताया कि केवल रट्टाफिकेशन नहीं करना है, रटना तो है लेकिन समझना भी है, क्योंकि फिजिक्स में केवल रट के भरोसे ठीक नहीं होगा, ठीक? इसलिए मैंने समझाया। तो अल्फा का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ऊपर या नीचे, तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका आंसर क्या रहा बेटा? इसका आंसर रहा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बी ऑप्शन को टिक कर लीजिए, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आंसर बी लिख देता हूं। अब मैंने पूरी बात आपको एक्सप्लेन की, जैसे कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाए और आगे के लिए बहुत सारे सवाल आए इसी पर, तो आप कर ले जाएं। चलिए नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2022 का सवाल। ये रहा क्वेश्चन और लिखा द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मूविंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 आरपीएम से लेकर 3120 आरपीएम तक। आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट बोला है, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा रेडियन पर सेकंड में, जिससे हम आसानी से काम कर सकें 16 सेकंड के अंदर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है? तो देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको मालूम है, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। ओमेगा नॉट और टी हमको पता ही, ये दोनों ओमेगा नॉट निकाल लें, काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओमेगा नॉट कितना था? शुरू में स्पीड 1200 आरपीएम, तो 1200 हो गया, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई एंगल जाता है, 1200 में 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, और ये मिनट की बात कही है हमने, सेकंड्स के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, और इसकी वैल्यू जो अब आएगी वो आएगी 40 पाई रेडियन पर सेकंड। इस तरह से इसको चेंज कर लीजिए। अब इसकी जो फाइनल एंगुलर स्पीड है, फाइनल ओमेगा, वो कितनी है? 3120 आरपीएम। तो 3120 आरपीएम इंटू 2 पाई अपॉन 60, और इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 104 पाई रेडियन पर सेकंड। बस अब इन सारी वैल्यूज को उसमें पुट कर दिया जाए, बस काम खत्म हो जाएगा। तो ये मैं इनकी वैल्यूज को यहां पर डाल देता हूं, तो अल्फा निकल आएगा यहां पर। तो ये अल्फा रहा, और 104 पाई माइनस 40 पाई, और टाइम कितना लगा था इसके अंदर बेटा? 16 सेकेंड। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब कलर बदल लेते हैं क्योंकि हमको उसके ऊपर टिक करना है। 4 पाई की बात करते हैं, बी आराम से करते रहिए, कोई थोड़े फॉर्मूले याद कीजिए, थोड़ा समझ लीजिएगा, और मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा, कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है। हाँ, नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2022 का सवाल। ये रहा 2022 का क्वेश्चन बेटा। अब इसमें लिखा है द रेडियस ऑफ द रेशियो निकालना है, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क। एक थिन यूनिफॉर्म डिस्क है, उसका K1 आपको याद होना चाहिए, करके मैं दिखा दूंगा, आप याद कर लेना। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ये देखिए डिस्क बना लेते हैं पहले, ये ऐसे डिस्क बना लिया मैंने,
और इसके सेंटर से जो ये मान लीजिए ऐसे घूम रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ जो इनर्शिया होता है वो 1/2 mr² होता है। और इसको आप हाफ mr² के बराबर अगर m k1 स्क्वायर रख देंगे, डिस्क के लिए d लिख दीजिए या k1 लिख दीजिए स्क्वायर, तो k1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकलेगी, r/√2। ये फिगर डायरेक्ट याद कर ले तो आप ज़्यादा, ये डिस्क है तो मैं ऐसे कर देता हूं जैसे रिंग न लगे, इसको डायरेक्ट ही याद कर रखिए जैसे सट से सवाल हो जाए, है ना। एक बार याद करेंगे और सवाल लगाएंगे, धीरे धीरे चढ़ जाएगा दिमाग पर। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन, ठीक है, टू द जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। दूसरी कहानी क्या है, डिस्क ये भी है लेकिन इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर ये डिस्क ऐसी है तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका इस तरीके से है, हॉरिजॉन्टल ऐसे घूम रही है ये, बात समझे। इस समय इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ डायमीटर के लॉन्ग घूमने पर mr²। तो ये 1/4 mr² बराबर m k2²। तो k2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r/2। k1 k2 याद हो डायरेक्ट तो सबसे अच्छा रहता है। तो आपके लिए समय क्योंकि कीमती है, k1/k2 कर दो तो r/√2 और फिर r/2, तो ये 2/√2 आ गया। अब अगर इसको रैशनलाइज कर दोगे, जो आप कर ही लोगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, चलिए करके भी दिखा देते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जैसे आप क्लास 9th में करते थे, तो ये 2 कट जाएगा, केवल √2:1 आ जाएगा। तो ये आपका √2:1 इज द आंसर एंड बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से ये बात बन जाएगी, इसको भी नोट कर लीजिए ध्यानपूर्वक। और रेडियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ कुछ खास शेप्स के, रेगुलर शेप्स के 4 5 6 शेप्स के रेडियस ऑफ जायरेशन भी याद कर लीजिए, जिससे सवाल लगाने में समय बच सके आपका। नोट करें इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2022 का सवाल। ये रहा 2022 का क्वेश्चन और इसमें लिखा हुआ है, 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम respectively are connected to the two ends of a rigid rod of length 10 मीटर। ये 10 मीटर लंबी रॉड है, यहां पर A लिख दो और यहां पे 10 kg का मास है और दूसरा जो मास लगाए हुए हैं वो 20 kg का यहां लगाए हैं दोनों एंड के ऊपर। इसकी वैल्यू, इसको एंड को हम B बोल देते हैं, ठीक। आर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ ए रिजिड रॉड, दोनों की पूरी की लंबाई 10 मीटर है। विथ नेग्लिजिबल मास, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास COM, डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास निकालने का है, ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 10 किलोग्राम मास। इस 10 किलोग्राम मास से हम सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं। मान लीजिए सेंटर ऑफ मास कहीं पर आता है इस पॉइंट पर, ये इसको सेंटर ऑफ मास बोल देते हैं। ये डिस्टेंस xcm है, मैं यहां से इसको ओरिजिन लेके चल रहा हूं, x1 बराबर 0 ले लीजिए, इधर से नपाई कर रहे हैं। ये मत सोच लीजिएगा कि सेंटर ऑफ मास इसके मिडिल पॉइंट पर आएगा, क्योंकि दोनों के मासेस अलग अलग हैं, इसलिए सेंटर मिडिल पॉइंट पर नहीं आएगा। निकालने वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो आप जानते हैं कि x सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। और आपने ओरिजिन क्या ले लिया है, a से, तो सारी दूरियां a से नापेंगे हम लोग। तो यहां पर हम लिख देखते हैं x सेंटर ऑफ मास, पहला वाला मास था 10 किलोग्राम और x1 इसका 0 है क्योंकि यहां से खुद का ही जो डिस्टेंस है खत्म है। दूसरा था 20 किलोग्राम और x2 है इसकी लंबाई जो कि 10 मीटर है, यहां से इसकी जो दूरी है वो 10 मीटर है। तो इसको लिख दिया 10 और दोनों मासेस को जोड़ दीजिए 10 प्लस 20। तो x कॉम, ये सेंटर ऑफ मास क्या रहा, ऊपर आ गया 200 बेटा और नीचे आ गया 30, तो 20/3 मीटर आपका आंसर आ गया। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इससे सरल क्या मिलेगा, तो आंसर इज बी। तो इसको आप नोट कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत इसमें रही होगी, नोट कर लें इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2021 का सवाल। ये 2021 का क्वेश्चन देखिए। अब इसमें फ्रॉम ए सर्कुलर ऑफ मास m एंड रेडियस r,
from a circular of mass m and radius r, an arc corresponding to a 90 degree sector is removed. ये एक आर्क है, ठीक. The moment of inertia of the remaining part of the ring, ये जो रिंग है, रिंग का मतलब छल्ला टाइप मामला है. मैं ऐसे बनाता हूँ रिंग, ऐसे बनाता हूँ रिंग, तो तब आप रिंग महसूस कर पाएंगे, वरना डिस्क ना समझ लें. ऐसे पतली सी रिंग है, ठीक. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अलोंग ऐसे निकालने की बातचीत थी. उसमें से इन्होंने क्या किया है, एक सेक्टर काट के निकाल दिया है 90 डिग्री पर, यानी यहां से इतना पार्ट ये रिमूव कर दिया है. ये जो नीला नीला पार्ट दिख रहा है, इसको काट के निकाल दिए हैं. तो बचा हुआ पार्ट कितना बचा बेटा? बचा हुआ पार्ट केवल बचा ये यहां पर जो मैं शेड कर रहा हूं. आप समझे ना, मैं नीला को कट्टम लगा दूं यहां पर, जैसे आप समझ जाएं. ये पार्ट काट के निकाल दिया गया है. ये पूरा पार्ट नहीं, रिंग है तो ये इतना पार्ट, अंदर तो कुछ था ही नहीं. वो तो आपको मुझे शेड शायद नहीं करना चाहिए था ऐसे, आप कंफ्यूज हो सकते हैं. तो मैं इसको थोड़ा पीछे ले जाता हूं, इतना ही पीछे जाएगा. तो ये जो पार्ट है इतना बचा, हरा वाला पार्ट मैं इधर चलाता हूं, ये इतना पार्ट हमारे पास बचा है. समझ तो रहे हो, इतना पार्ट काट के इसको निकाल दिए हैं, और ये 3/4 पार्ट यहां बना है. तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना, टोटल रिंग का होता है mr², फुल रिंग का, उसमें से ये 1/4 वाला काट दिए हैं, तो mr²/4 काट के निकाल दिए हैं. क्योंकि रिंग है ना, रिंग में जब भी आप लेते हो, मास सारा का सारा आउटर रिम पर कंसंट्रेट होता है, सबकी रेडियस बराबर होती है. तो जो भी जितना भी आर काट के निकालोगे, उतना ही पोर्शन उसके हिसाब से सेट कर देना होगा. क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बदल रहा है, बस मास एक काट के निकाल दिए हैं. तो mr² में से mr²/4 निकाल दिए हैं काट के. समझ लो, अगर ये डिस्क का केस होता तो डिस्क के केस में कहानी कुछ और हो सकती थी, क्योंकि मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल यूनिफॉर्मली होता है, हर मास अलग अलग है. यहां पर अगर हम बात करें तो ये केवल रिंग है, तो रिंग का एक छल्ला ये काटे हो, बाकी जो रिंग का पार्ट था वो तो वही है. और सारे के लिए mr² जो होता है वो सेम ही होता है, जैसे रिंग होता है ना. तो जब आप I निकालते हो mr², तो ये m, यहां पे जो भी पॉइंट लिखे हो m, और ये r हर पॉइंट के लिए सेम होता है. इसलिए जो पोर्शन काटने उतना m उड़ा दोगे तो I रिमेनिंग पार्ट का आ जाएगा. मेरे ख्याल से आप इतना समझ पाए होंगे. I की वैल्यू बात करें तो आ जाएगा 3/4 mr². आगे देखते हैं. तो about an axis passing through the center of the ring and perpendicular to the plane of the ring is k radius of gyration, k times mr². के जो रेडियस ऑफ जब अच्छा रिमेनिंग पार्ट लिखा हुआ है, तो लिखा है कि जो रिमेनिंग पार्ट है, यानी ये रिमेनिंग पार्ट का है हिसाब किताब. ये पहले वाला जो था पूरे रिंग का, वो k टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. पहले का मान लेते हैं, जब नहीं काटा था तो I था, तो जो I की वैल्यू है वो k टाइम्स है mr² के. दिस इज I इज, फिर से एक बार पढ़ना होगा, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग इज k टाइम्स mr². सीधी सी बात कर रहा है. तो ये वैल्यू जो हो गई, ये k टाइम्स mr² के बराबर हो गई. ये बोला है कि ये जो बचा हुआ पार्ट है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो k टाइम्स mr² के बराबर है. इस तरह इसको सेट कर दीजिए. अब mr² और mr² देखिए कट गया, और I की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4. ये आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. इस तरह से इसको कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको आप. तो बच्चों करते हैं 2021 का सवाल. ये रहा 2021 का क्वेश्चन. बोला है ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर. ये भाई साहब ये 200 सेंटीमीटर की A0 से शुरू है, लास्ट वाला ये जो होगा ये 200 सेंटीमीटर का होगा, इन्होंने बोल रखा है. एंड मास इसका 500 ग्राम है. तो मास इसका 500 ग्राम है, हमने अंडरलाइन कर दिया, दिमाग में रखेंगे. इज बैलेंस्ड ऑन ए वेज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क. ये एक वेज है, 40 सेंटीमीटर पे इसको रोक दिया है. वेज क्या होता है, एकदम कील नुमा आकृति, एक तरफ चौड़ी और एक तरफ नुकीली सी वेज.
ए मास ऑफ 2 किलोग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड। 2 किलोग्राम का मास एक तरफ लटकाए हैं 20 सेंटीमीटर पे, यहां से देखिए 20 सेंटीमीटर पर इसको लटकाए हैं। एंड अनदर अननोन मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड एट 160 सेंटीमीटर मार्क। यहां से 160 सेंटीमीटर पे मास m को लटकाया गया है, as shown in the figure. Find the value of m such that the rod is in equilibrium. ये रॉड इक्विलिब्रियम में हो तो ये मास कितना होगा। तो ये मोमेंट्स निकालने हैं बस इसके। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो निकालते हो, मैं रेड कलर कर देता हूं आपको थोड़ा सा बताने के लिए। तो हम मोमेंट निकालेंगे इसके अगेंस्ट में, जहां पर ये वेज 40 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो यहां पर आप ऐसे ले लीजिए, आर्म मैं बना रहा हूं, और ये जो है ये यूनिफॉर्म रॉड थी, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, बीचों बीच में। तो यहां से 50 सेंटीमीटर दूर पर यहां पर इसका भी वेट काम कर रहा होगा। mg की बात कर दें, m तो लिखा हुआ है तो 500 ग्राम लिख देते हैं, g से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ये किसका है, ये इस रॉड का वजन है, ठीक। इसके वेज के अबाउट हम यहां पर मोमेंट्स लेंगे। तो मोमेंट्स अबाउट, इसके पॉइंट लिख देते हैं, पॉइंट ए। तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पर, टेक मोमेंट्स, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टेक मोमेंट्स अबाउट सी। तो यहां पर जो क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो बराबर होते हैं। तो ये जो फोर्स है ये क्या करेगा, ये mg लगेगा तो ऐसे घुमाना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं हम लोग, कैसे लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो चलिए इसी को लिखते हैं, वजन इसका कितना है, mg के बराबर, 2 इंटू जी मतलब 10 mg ना। तो इसको लिखिए 2 इंटू जी, और बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस ये गलत बना दिया, इतना डिस्टेंस इससे वेज से ले रहे हो। तो ये 40 माइनस 20, तो ये 40 माइनस 20 बराबर, अब ये जो वजन है, वेट है, ये जो वेट है ये इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इसी के बराबर होंगे। तो 500 जी, mg का मतलब 500 को ग्राम था, तो ग्राम को किलोग्राम में करना पड़ेगा। तो 0.5 लिख देते, चलो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, इंटू जी mg, और साथ में इससे डिस्टेंस। तो ये 50 सेंटीमीटर पे काम हो रहा है क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड थी। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 10, 50 माइनस 40, तो इसको कर दो 50 माइनस 40। अच्छा, ये जो सेंटीमीटर में हमने रखा है इससे घबराना नहीं, क्योंकि हर जगह सेंटीमीटर है तो यूनिट कट जाएंगी उससे, मीटर में चेंज करने की जबरदस्ती आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर नापे 160 में से 40 घटा दो तो mg इसका ले लो। तो यहां पर आप लिखते हैं mg, और डिस्टेंस हो गई 160 में से 40 घटा दीजिए, यानी 120 आ जाएगा। उम्मीद समझ पाए आप। अब देखिए जी उड़ गया, सीधे लिखते हैं 2 इंटू 20, और ये काटोगे तो आ जाएगा 0.5 इंटू 10 प्लस m इंटू 120 बराबर है। अब ये 120 m बराबर 40 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 5, तो ये बचेगा 35। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35/120। ये हमारे ख्याल से आपका वैल्यू आ रहा है, एक बार चेक कर लेना होगा, मेरे ख्याल से ठीक ही होगा। 20 लिखा और ये 10.5 इंटू 10 यानी 5 आ गया, और ये 40 में से 5 घटेगा, ये 120 आ जाएगा। तो यहां पर बेटा थोड़ी सी चीज सही करनी होगी। सही क्या करनी होगी, देखिए ये जो लेंथ थी ना, ये 200 सेंटीमीटर थी, मैंने झटके में 100 सेंटीमीटर मान के 50 पे टिक कर दिया है। तो इसका जो सी काम करेगा वो ये 100 सेंटीमीटर पे है, क्योंकि जो लेंथ है वो टोटल रॉड की 200 सेंटीमीटर, उसका आधा हुआ 100। इसलिए यहां जो वैल्यू है ये जो वैल्यू आवेगी ये चेंज हो जाएगी। तो मुझे इसको हटा देता हूं पहले ऐसे, और यहाँ भी ये वैल्यू बदल देता हूँ, और इसको मैं हटाता हूँ जिससे कि बात सही दिशा में चली जाए। तो ये देखिए यहाँ वैल्यू कितनी आई, डिस्टेंस इस सी से लोगे तो 100 माइनस 40 है ना, 200 का आधा 100, और ये हो गया बेटा 60। अब देखिए कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हो गई साफ 40, और ये हो गया 30,
और ये हो गया 120 m। तो 120 m बराबर 40 माइनस 30 जो कि 10 हो जाएगा। तो 120 m बराबर 10, तो m बराबर 1/112 kg। ये आपका देखिए आंसर यहां पर आ गया है और ये ऑप्शन नंबर यहां पर ए है। तो इस तरह से ये सवाल आप लगा पाएंगे। इसको नोट कर लीजिए। रॉड 200 सेंटीमीटर थी लिखा था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लें आप। तो बच्चों करते हैं 2020 का क्वेश्चन। ये रहा 2020 का क्वेश्चन। लिखा है फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन ए फोर्स ऑफ 3Jn acts on a particle whose position vector is 2km। अब आप यह F दे रखा है और पोजीशन वेक्टर, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो R क्रॉस F होता है। ये बड़ी अच्छी तरीके से आपको मालूम है। तो R की वैल्यू पुट कर दीजिए 2k कैप क्रॉस प्रोडक्ट और 3J कैप। तो ये आप देखेंगे कि 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 और K क्रॉस J क्या होता है? K क्रॉस J होता है माइनस आई कैप। तो ये वैल्यू हो गई यहां पर माइनस आई कैप, यानी -6 आई कैप न्यूटन मीटर इज योर आंसर। और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी बन जाता है आपका। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लगा के सवाल को खत्म कर सकते हैं आप। तो नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करेंगे 2020 का सवाल, लगाते हैं 2020 का सवाल जो कि बहुत ही आसान सवाल है, सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड है। 2 पार्टिकल ऑफ मास 5 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम रेस्पेक्टिवली आर अटैच टू द 2 एंड्स ऑफ ए रिजिड रॉड। ये रॉड है, यहां पे 5 किलोग्राम और यहां पर M2 लिख दो 10 किलोग्राम, और इसका जो लेंथ है 1 मीटर है। विथ नेग्लिजिबल मास द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 इस ए वाले से कितनी दूर है वो हमको निकालना है। ऐसा सवाल पहले भी आ चुका जो बहुत आसान होता है। यहां से मान लीजिए ये x दूरी पर सेंटर ऑफ मास यहां पर है, इसी से निकाल लेंगे। तो x सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? यहां इसी को यहां x बराबर 0 हमने ए पॉइंट को ट्रीट कर लिया है। तो 5 इंटू 0 फॉर्मूला लिख दीजिए पहले आप। आपको समझा रहे हैं इसलिए आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अपॉन m1 प्लस m2 ये फॉर्मूला होता है। तो m1 इंटू 0, क्योंकि इसी को ओरिजिन माने हैं तो यहीं से जा रहा है। तो m1 इंटू 0, या इसको सीधे लिख दीजिए 5 kg इंटू 0 प्लस m2 मतलब 10 kg और x2 कितनी हो गई? 1 मीटर की लेंथ अपॉन 5 प्लस 10, तो 10 अपॉन 15 2/3 आ गया आपका, जो कि लिखेंगे 0.666 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 0.67 मीटर। और इसके हिसाब से आप बात करें सेंटीमीटर में तो 67 सेंटीमीटर है ये, 66 cm। तो 66 cm इज द आंसर इज सी। इससे सरल सवाल आपको नहीं मिलेगा, एकदम बेसिक सवाल है, सीधे फॉर्मूला लगाने वाला। इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2019 का सवाल। ये रहा 2019 का क्वेश्चन और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। ए डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर, ये डिस्क है 2 मीटर एंड मास 100 किलोग्राम रोल्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ये देखिए हॉरिजॉन्टल फ्लोर हो गई अगर ऐसी, इस पे ये जो भाई साहब है ये डिस्क जो है वो, ये डिस्क है तो मैं ऐसे कर देता हूं जैसे डिस्क लगे, रिंग ना लगे। इस तरीके से ये रोल कर रहा है, रोल्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर। इट्स सेंटर ऑफ मास एंड स्पीड, और सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है जो कि इसके सेंटर पे होगा उसकी स्पीड दे रखी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट, इसको रोकने के लिए कितना काम करना होगा। तो जितनी एनर्जी ये कैरी कर रहा है
रोकने के लिए उतनी ही एनर्जी हमको खर्चा करनी पड़ेगी। इसके पास दो तरह की एनर्जी है, एक ट्रांसलेशनल एनर्जी जिससे कि ये सीधी दिशा में जा रहा है, दूसरी रोटेशनल जिसकी वजह से घूम रहा है। रोलिंग मोशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन, जैसा ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, जैसा आप जानते हैं। तो यहाँ पर मैं बातचीत करूँ अगर कि इसकी एनर्जी इस समय कितनी है, जितनी है उतनी ही रुकना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड वर्क डन, और वर्क डन कितना होगा? रोटेशनल एनर्जी का मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। दोनों को जोड़ दीजिए। यहां हम आई की बात करेंगे तो इसका आई होता है mr स्क्वायर अपॉन 2। इसका इस्तेमाल हम यहां करते हैं, तो इसको लिखा हाफ और फिर लिखा हाफ mr स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर को लिख दिया v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा हमको चाहिए होगा तो v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर मिल जाएगा, जो यहाँ पर हमने पुट कर दिया है। v पता है, ओमेगा नहीं पता था, तो बिना बात के ज़्यादा कन्फ्यूजन क्यों किया जाए। ये रहा हाफ mv, m बड़ा छोटा जो भी ले लो वही बात चल रही है। अब इसको करने की कोशिश की जाए तो ये देखिए आर स्क्वायर कट गया, ये 1/4 mv स्क्वायर बचा, और ये बचा आधा mv स्क्वायर। तो जोड़ देंगे तो यहां कितना आ जाएगा? 3/4 mv स्क्वायर। मेरे ख्याल से आप एग्री कर रहे हैं। और अब इसको कैलकुलेट कर लो। 3/4 मास कितना था इसका? 200 किलोग्राम का था, और v कितना था इसका? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेना, 20 × 10⁻², और ये रहा इसका v स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, बड़े 25 × 75 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 400। तो 75 × 400 करोगे टोटल मिला के 3 जूल आ जाएगा। 75 × 4 करोगे तो आता है 3, और जीरो सारे कट जाएंगे आपस में, -2 लगा ना तो जीरो निपट जाएगा। तो 3 जूल इज द आंसर, और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका बी सही होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए आसानी से, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो बच्चों करते हैं 2019 का सवाल। ये है 2019 का क्वेश्चन, और यहां लिखा है सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सेस एट द रेट ऑफ 3 rpm। फोटो बनाता हूं जिससे बात को पकड़ने में आपको आसानी हो। ये एक सिलेंडर बनाया हमने, और इसकी ये जो एक्सेस है इसके हिसाब से रोटेट कर रहा है 3 रिवोल्यूशन पर मिनट। इसका जो मास था सिलेंडर का 2 kg है, और ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर। ठीक, अब इसका रेडियस भी दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ये पैरामीटर दिए जो मैंने नोट कर लिए हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिख दो, उसकी जरूरत आपको पड़ेगी। तो mr स्क्वायर अपॉन 2 सॉलिड सिलेंडर एक्सेस पे, और इसका 3 द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट आफ्टर 2 पाई रिवोल्यूशंस। कितना? क्योंकि जब ये घूमेगा ना तो इसका टॉर्क जो लग रहा है वो 2 रिवोल्यूशन के बाद कितना टॉर्क हमें चाहिए इसको रोकने के लिए। तो जितना टॉर्क उस समय लग रहा होगा उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे उल्टा, तो रुक जाएगा। तो चलिए समझते हैं पहले कि शुरू में एंगुलर स्पीड क्या थी? ओमेगा नॉट 3 rpm। 3 rpm का मतलब रेडियन पर सेकंड में निकालोगे तो 3 चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर में 2 पाई और 60 सेकंड, तो π/10 रेडियन पर सेकंड। अब हम ये भी जानते हैं कि 2 चक्कर के बाद इसकी स्पीड क्या होगी, तो उसके लिए हमें सिचुएशन लेनी पड़ेगी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2α थीटा। ये जो फॉर्मूला होता है, 2 चक्कर के बाद आपका ओमेगा कितना है ये निकालने की कोशिश हम करेंगे। अब बाद में क्या कर रहा है, 2 चक्कर के बाद इसका ओमेगा जो है वो 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी रोक देंगे ना, लिखा है द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट आफ्टर 2 पाई रिवोल्यूशंस। 2 पाई रिवोल्यूशंस पर कितना टॉर्क हम लगाएं कि
2 पाई रिवोल्यूशन पे रुक जाए तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। शुरुआत वाली थी π/10। अल्फा हमको मालूम नहीं है, थीटा हमको मालूम है, 2 पाई रिवोल्यूशंस, तो 2 पाई नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस और एक रिवोल्यूशन में चलता है 2 पाई, तो 2 पाई इंटू 2 पाई, 2 पाई हो गया नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई, तो 2 पाई को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे आप अल्फा निकालेंगे तो वैल्यू के देखिए पाई स्क्वायर यहां भी आ जाएगा, ये कट जाएगा इससे, तो -1/800 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आपका आएगा। ध्यानपूर्वक इसको देख लीजिए, ये 100 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, तो 800 बन जाएगा। अल्फा निकाल चुके हैं और अल्फा निकालने के बाद टॉर्क निकालना बहुत सरल है, क्योंकि आई इंटू अल्फा होता है टॉर्क। अब यहां पे आ जाइए टॉर्क की तरफ, आई हमको पता है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पर। एम कितना था देखिए, यहां पर एम था 2 किलोग्राम, रेडियस कितना था 4 सेंटीमीटर, तो 4/100 का स्क्वायर अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे 16/10⁴ आ जाएगा। ये ना 100 स्क्वायर नीचे आ गया, 2 से 2 कट गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया बराबर। अब टॉर्क क्या रहा, जिसे आप टाउ कहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड आई अल्फा के बराबर होगा। आई कितना है 16 × 10⁴ और अल्फा निकालें यहां से -1/800। ये देखिए, अब इसको सॉल्व कर डालिए, 8 से काटोगे 2 बचेगा और 2 0 जुड़ जाएगा, यानी -2 × 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर। ये आपका और हमारा आंसर आ गया है। और इसके हिसाब से वैल्यू हो गई बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आप देख पाएंगे बी क्लियरली, ये यहां पर सवाल हो गया। तो कितना आपको टॉर्क चाहिए था जो 2 पाई रिवोल्यूशन पे इसको रोक दे। इस तरह से सवाल कीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जैसे इस तरह का कोई भी सवाल आए तो आप हैंडल कर पाए। नोट कर लीजिए इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2018 का क्वेश्चन, ये रहा 2018 का क्वेश्चन, ये एक बार और आ चुका है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया भाई, अक्सर पूछने का मन कर रहा है इनका। ए सॉलिड स्फीयर इज इन रोलिंग मोशन। एक सॉलिड स्फीयर डायग्राम बनाता हूं तो आप पसंद करेंगे, समझने में भी आसानी होगी। ये सॉलिड स्फीयर को ऐसे बना दिया, ये रोल कर रहा है साहब, आगे भी बढ़ रहा होगा, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से में जो रोलिंग होएगा वो होता I = 2/5, इसका इस्तेमाल पड़ेगा अभी mr²। अब देखते हैं आगे की सिचुएशन क्या है। रोलिंग कर रहा है तो ये आगे भी बढ़ रहा है। इन रोलिंग मोशन ए बॉडी पोजेस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी kT। kT इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है जो ½ mv² के बराबर होती है। v होता है सेंटर ऑफ मास का स्पीड कह लीजिए, मैं v लिख के छोड़ रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी kr बात कर रहा है, एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो इस केस में होती है ½ I⍵², ये भी हम जानते हैं। अब कह रहा है कि kT/kT + kr का रेशियो बता दो। बता देंगे, कोई समस्या थोड़ी है। तो देखिए ये वैल्यू हमने लिखी दी है, अब हम kT + kr निकाल लेते हैं। ये kT तुमको पता ही है, kr, तो kT की वैल्यू हो गई ½ mv² और ये ½ I⍵²। अब जैसा हमने आपको बताया और सिखाया है अब तक, ½ mv², ½ I की वैल्यू लिख दो 2/4 mr², तो ये वैल्यू लिख दी 2/5 mr²। और ये ओमेगा की वैल्यू हो गई तो ω/r का स्क्वायर। बात समझ में आई आपको? तो ½ mv², 2 से 2 काट दिया और यहाँ v²/r² है, r² कट जाएगा तो 1/5 mr² मिलेगा। इसका एलसीएम ले लो 10, 5 और 2 यानी 7/10 आ जाएगा। 7/10 mv²। ये क्या वैल्यू थी? kT + kr की। मेरे ख्याल से आप बिल्कुल अच्छे से ये बात पकड़ पाए हैं। रेशियो चाहिए, अभी 2 मिनट के अंदर निकलने वाला है। तो ये रेशियो था आपका, kT ऊपर है ना, kT/kT + kr। kT कहाँ गया? ½ mv² और ये दोनों का जोड़ जाड़ के निकाले हैं 7/10 mv
स्क्वायर, ये देखिए उड़ गया और 5/7 आ रहा है, इतना तो आप कर ही लेंगे। ये आंसर आ गया 5/7 और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका मिल गया। ये देखिए, ये आराम से आप इसको कर पाए, कोई समस्या नहीं है। नोट कर लीजिए और ध्यान भी रखिए बातों को, है ना, नोट करें। तो बच्चों करते हैं 2018 का क्वेश्चन, ये रहा। अब इसमें बोला है सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस इन फ्री स्पेस। एक सॉलिड स्फीयर है, मैं ऐसे स्फीयर बना रहा हूं और इस तरीके से वो घूम घाम कर रहा है, इसका मास वास कुछ दिया होगा। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड, इसका कुछ रेडियस ले लो, r1 कह देते हैं। और इसके बाद रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज कीपिंग इन मास सेम। अगली सिचुएशन में क्या किया, रेडियस आपने बढ़ा दी, मास वही रखा, मास वही है, और r2 बड़ी हो गई r1 से। ये सिचुएशन यहां पे कर दी। अच्छी बात है, जो बोल रहे हो करना पड़ेगा हमको। व्हेन मच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज वुड रिमेन कांस्टेंट फॉर द स्फीयर। ये दोनों दशा में घूमिए भी रहा है, क्या चीज फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी। देखिए, इन दोनों में इस समय कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है, तो जब भी हमारा एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है, नहीं लगता है, उस समय एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो dl/dt के बराबर है, और ये टॉर्क है 0, इसलिए L क्या हो जाता है, कांस्टेंट। L होता क्या है, तो L होता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पर आपका जो फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी वो एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, क्योंकि v = r ओमेगा होता है। r आप बदल दोगे तो v अगर सेम रखे हो तो ओमेगा जाएगा बदल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = mr² होता है, आप r बदल रहे हो इसलिए mr² भी बदलेगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदलेगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है ½ I ओमेगा²। I बदला, ओमेगा बदला, तो भैया I ओमेगा² भी बदलता दिख रहा है। जो नहीं बदलेगा वो एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू एक्सटर्नल टॉर्क एब्सेंट होने के केस में सेम बनी रहती है। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए, हो जाता है सवाल। तो बच्चों करते हैं 2018 का क्वेश्चन, ये रहा 2018 का क्वेश्चन। कह रहा है 3 ऑब्जेक्ट्स, ए है एक सॉलिड स्फीयर, बी है एक थिन सर्कुलर डिस्क, सी है एक सर्कुलर रिंग। ईच हैव द सेम मास, सबका मास सेम है और सबका रेडियस सेम है। दे ऑल स्पिन विद द सेम एंगुलर स्पीड, इसकी ओमेगा भी सेम है, अबाउट देयर ओन सिमेट्रिकल एक्सेस। बढ़िया। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम टू द रेस्ट वुड सेटिस्फाई द रिलेशन। तो भाई वर्क डन जो ये घूम रहा होगा तो I ओमेगा², या इसकी एनर्जी बात करें तो ½ I ओमेगा² एनर्जी होगी। ओमेगा सबका सेम है, तो जिसका I ज्यादा उसमें ज्यादा वर्क डन लगेगा, जिसमें कम उसमें कम लगेगा। चलिए मैं समझाता हूं आपको। ये तो मैंने बताया कि किस दिशा में हम जाएंगे। ये रहा सॉलिड स्फीयर, जैसे आपको पूरी चीजें याद आ जाए, ऐसे ही घूम रहा है, इस तरीके से समझें। इसका I कितना होता है, IA लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2/5 mr²। फिर अगली चीज क्या थी कि एक लाइट डिस्क थी, तो ये रहा डिस्क, ऐसे कर दिया, इसको सॉलिड स्फीयर में भी ऐसे कर दो जैसे लगे भरा हुआ है। IB की वैल्यू हो गई ½ mr²। तीसरा क्या था, रिंग थी, तो रिंग का मैंने ऐसे बना दिया, और ये रिंग की कहानी, इसका जो IC है वो mr² है। बात आप समझ गए होंगे। जो वर्क डन यहां पर मामला रहेगा, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी उसी के बराबर रहेगा। जिसे डेल्टा K लिख दूं मैं, काइनेटिक एनर्जी ½ I ओमेगा²। अब ओमेगा तो सबका सेम है, इसलिए जिसका I ज्यादा होगा उसका ही वर्क डन ज्यादा पड़ेगा। अब इसमें देखिए I किसका सबसे ज्यादा है, तो IC सबसे ज्यादा है, दिखना ना, mr² है, ये आधा है उसका और कम है। IB कितना है, IB इसके बाद है और IA इसके बाद है। तो वर्क डन की भी कहानी क्या हो गई, WC WB और ये रहा WA। बात खत्म हो गई। देखिए कितनी आराम से हमको बात समझ में आ गई।
और लॉजिक फंडा सब क्लियर रहता, कॉन्फिडेंस भी रहता, क्योंकि हमको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है। नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2018 का क्वेश्चन। ये रहा 2018 का क्वेश्चन। कह रहा है द मोमेंट ऑफ द फोर्स एफ एट दिस वन, यानी इस पॉइंट पर ये फोर्स है और इसके अबाउट हमको निकालना है। देखिए आपको ये समझाने के लिए मैं कोऑर्डिनेट एक्सेस बना देता हूं जिससे आप समझ पाएं। इस पॉइंट पर कोई फोर्स लग रहा है किसी डायरेक्शन में जो दिया हुआ है इसको। ये एफ की वैल्यू है 4i प्लस 5j माइनस 6k बेटा। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है आपका 20 माइनस 3। इस पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा है। R1 R2 कुछ बोल देंगे इसको। अब हमें किस पॉइंट के अबाउट निकालना है मोमेंट। तो पॉइंट है दूसरा कहीं यहां कहीं मान लेते हैं, सपोज करिए 2 माइनस 2 माइनस 2। ये इसको कह दो चाहे R1 वेक्टर, इसको कह दो चाहे R2 वेक्टर। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब हम फोर्स निकालते हैं ना, मोमेंट निकालते हैं, तो जिस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं वहां R क्रॉस F लेते हैं उससे। तो ये डिस्टेंस हमको चाहिए, दिस इज R, और ये R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। बात समझ में आई होगी आपके। ट्रायंगल लॉ से ये डिस्टेंस कितनी, ये वेक्टर कितना हो गया, R1 में से R2 आप घटा देंगे। तो हमें जो यहां पर मोमेंट ऑफ फोर्स जो मिलेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। और यहां पर हमने R को लिख दिया है R1 माइनस, खैर इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं, हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं। कहाँ 10 बार लिखोगे। तो ये हम R निकाल लेते हैं, ये देखिए, और ये R की वैल्यू हो गई R1 माइनस R2। तो R1 क्या रहा, तो ये था हमारा R1 2i कैप प्लस 0j कैप और माइनस 3k कैप, ये वैल्यू आई। और इसमें से घटाएंगे हम R2 वाला वेक्टर, ये तो इसके हिसाब से कोऑर्डिनेट पकड़ो, 2i कैप फिर माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब इसमें से घटा के लिख दिए, 2i में से 2i जाएगा तो i यहां पर आपका बचेगा ही नहीं, 0i आ जाएगा। 0j में से 2 जाएगा तो ये 2 प्लस का हो जाएगा, माइनस 3 में से प्लस 2 जाएगा तो माइनस k बचेगा। ये r आप निकाल लिए, दिस इज r। अब हम R क्रॉस F करने जा रहे हैं, तो R क्रॉस F क्या हो जाएगा, आप जानते हैं डिटर्मिनेंट मेथड सीखा है आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए। R के पहले ही हम I J K लिखते हैं, 0 2 माइनस 1 लिख दीजिए यहां पर, और फोर्स का जो कोफिशिएंट स्केलर कंपोनेंट 4 5 माइनस 6, तो ये 4 5 माइनस 6 लिख दीजिए। इसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। रो और कॉलम छोड़ दीजिए, तो ये रहा i माइनस 6 इंटू 2 यानी माइनस 12, और ये फिर हो जाएगा प्लस का 5। मेरे ख्याल से आप बातों को समझ पाए। यहां आ गया माइनस j, रो और कॉलम छोड़ दो, ये 0 रहा और प्लस 4 आ गया, ठीक, ये बराबर। और ये रहा फिर प्लस माइनस प्लस चलता है, इसको आप सीख लीजिएगा, नहीं क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा नहीं। रो और कॉलम 0 माइनस 8, ये वैल्यू हो गई। अब इसको लिख दीजिए सॉल्व करके, माइनस 12 में से 5 जाएगा तो माइनस 7 i कैप आएगा, और ये आ जाएगा माइनस 4j कैप, और ये माइनस 8k कैप। ये देखिए बड़े आसानी से आपका ये आंसर आ गया, और ये ऑप्शन आपका बना डी ऑप्शन। तो ये थोड़ी सी देखिए सारे, अब मैं इस तरह बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं कि आपका पूरा रिवीजन भी करवा दे रहा हूं, जिससे आप बात पकड़ पाए। कोई हसड़ फसड़ जल्दी से सवाल कर देना ऐसा कुछ नहीं चीजें समझ के करना है, जिसे समझ में आवे। नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2017 का क्वेश्चन। ये रहा 2017 का क्वेश्चन। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सही स्टेटमेंट, इनकरेक्ट नहीं लिखा है, ठीक है, वरना गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड्स
विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, ये गलत है। सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए ऐसा होता है, वो भी लोअर हाइट्स पर, है ना, तो ये हमेशा नहीं होता, सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए होगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो, ये भी गलत है। ये सेंटर ऑफ मास नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं इसको। ये पूरी बात सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए ट्रू होती है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत साबित हुआ। ए कपल ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, ये भी गलत है। जो कपल होता है वो केवल रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस कर सकता है, वो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं देता है, तो ये केवल आपका रोटेशनल मोशन के लिए, रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चौथा ही बचा, तो अब यही सही होगा। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन मीन्स दैट स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज टू लिफ्ट ए लार्ज लोड, ये सही है कि अगर हमारा मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा है तो 100 किलोग्राम को अगर उठाना है तो हमको काफ़ी कम फोर्स से हम उठा सकते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा, बचपन में पढ़ा होगा, पता नहीं 6th 7th 8th या किसी क्लास में हमने पढ़ा होगा कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा पत्थर है, आप नहीं उठा पाएंगे, ऐसे 100 किलो का पत्थर है सपोज करिए, तो लेकिन अगर आप क्या करें, यहाँ पर एक आप स्टोन ले लें थोड़ा सा या गोला ले लें, एक पटरा लगा दें इसके नीचे ऐसे, और उस पटरे पे आप खुद जोर लगाएंगे तो क्या करेगा, ये इसको उठा देगा आपको, क्योंकि ये एक लीवर वाला सिस्टम बन जाता है, फलक्रम वगैरह। खैर वो समझा नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ। इसको आप दबाएंगे तो आप इसको उठा पाने की स्थिति में बन जाएंगे, अदरवाइज आप इसको उठा नहीं पाएंगे। खैर और डिटेल बता सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बताना, ठीक है। आप इतना ही सीखिए। आपके यहाँ कभी जैसे मकान बन रहा हो, कमरा, तो मजदूर आते होंगे, वो कभी ऐसे करके खोदते भी हैं, ऐसे घुसेड़ देते हैं, वो मारते नहीं है उसको, ऐसे होंकते हैं। तो खैर वो सब आपने देखा नहीं देखा है, लड़कों ने शायद नज़र किया हो, लड़कियां ज़्यादा ध्यान इन बातों पे नहीं देती हैं, तो कोई बात नहीं, आप समझ तो गए हैं कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज एक से बड़ा है तो कम फोर्स लगाकर हम ज़्यादा वेट को उठा सकते हैं या बड़ा काम कर सकते हैं। तो केवल 4th इज द करेक्ट वन, बाकी सब गलत है, और यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो नन ऑफ द एबव हो गया आंसर। तो इसको भी आप नोट कर लें, यहां पे नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2017 का क्वेश्चन, ये रहा 2017 का क्वेश्चन, और बोल क्या रहा है, ए रोप इज वुंड ओवर ए हॉलो सिलेंडर। एक हॉलो सिलेंडर है, ऐसे बना देते हैं हॉलो सिलेंडर, थोड़ा सा आपको यहां से देखोगे तो ऐसा दिखा देते हैं, और इसके ऊपर वो है रस्सी बांधे हुए हैं, लपेटे हुए हैं। ए रोप इज वुंड ओवर ए हॉलो सिलेंडर ऑफ मास 3 किलोग्राम और रेडियस 40 सेंटीमीटर। इसका जो मास है वो लिख लेता हूँ अभी मैं, 3 kg, और इसका रेडियस कितना दिया है भाई, 40 सेंटीमीटर, इसको भी मेंशन कर लेते हैं। आगे पढ़ लेते हैं कैसा फोटो बनाना है, उससे क्लियर होगा। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इफ द रोप इज पुल्ड। अच्छा, रोप को खींच रहे हैं, ये रोप इस तरह से लिपटी हुई है, इस पे यहाँ से ये रोप ऐसे गई होगी, पीछे से ऐसे ले आते हैं, ऐसे ले रोप इसके ऊपर लिपटी हुई है, आप समझ गए होंगे, ऐसे करके। अब इस रोप को हमने, ये थोड़ा तिरछा डायग्राम बनाया है, खींचा ऐसे ही, इसको क्या है, F4 से आपने खींच दिया है। अभी जब F4 से खींचोगे तो ये जो इसकी एक्सेस है, इस एक्सेस के दौरान ये ऐसे सिलेंडर रोटेट करने लगेगा, रोटेट करेगा, दिख रहा है अपने को। तो फोर्स दिया है 30 न्यूटन का साहब, तो हमको बताना क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। क्या बात है, एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब होता है अल्फा। पहले तो सिंबल याद कर लो, तो हम बताते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। इसका जो आई होगा पहले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो mr² होगा। हॉलो सिलेंडर है ना, हॉलो सिलेंडर के लिए, हॉलो सिलेंडर के लिए, ठीक है। तो ये हो गया mr²। अब यहां पर देखिए, जो टॉर्क होता है उसकी वैल्यू होती है आई अल्फा, और जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो r इंटू एफ भी होती है। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस हो गया, रेडियस r, और f आपने खींचा है, तो r इंटू एफ, और यहाँ वैल्यू हो गई आई अल्फा। भाई टॉर्क तो यहीं से मिल रहा, r इंटू एफ से खींचने से,
तो ये तो हो गई फिजिकल जो फार्मूला होता है, ये ऑफर किया गया है टॉर्क आर एफ इंटू आई एल्फा। तो एल्फा यहां से क्या निकल आएगा, आर एफ अपॉन आई। अब देखिए आर एफ और आई की वैल्यू हो गई एम आर स्क्वायर, इसको लिख दीजिए एम आर स्क्वायर, आर आर कट गया तो एफ अपॉन एम आर, बस इसी की वैल्यू लिख के घर ले जाइए। एफ 20 न्यूटन था, 30 न्यूटन था, एम था 3 किलोग्राम और साथ में रेडियस थी 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में हम लोगों ने कर लिया चेंज। 3 से काटोगे 10, 0 खा जाएगा, 4 आएगा, 0.25 करके आ जाएगा, दिख रहा है ये है ना, ये इस 0 से मार दिया, 3 से 3 मार दिया, तो 1/4 देखिए और 10 की पावर 2, ये देखिए बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं इसको कैलकुलेशन। 1/4 होता है 0.25, ओरली हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 2, कितना बता, 25 बचा, क्या रह गया इसमें, 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर बेटा जी। और इसका जो आंसर है बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आंसर हो गया इसका। बस तो ये लॉजिक थोड़े पकड़े रहिए कि भाई इसको घुमाने के लिए टॉर्क किसने दिया है, हमने जो खींचा है उससे ही तो टॉर्क मिला है, तो वो टॉर्क की वैल्यू आर एफ हो गई, जिस एक्सिस के रोटेशन एक्सिस के अराउंड आर इंटू एफ, बात समझ में आ गई। और आई एल्फा वाला फॉर्मूला था, इक्वेट किया और देखिए कुछ भी नहीं रहा इसमें 2 मिनट में, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से समझ के, है ना। तो बच्चों करते हैं 2016 का क्वेश्चन, ये रहा 2016 का क्वेश्चन। कहा है 2 रोटेटिंग बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस m and 2m with moment of inertia IA, IB, IB is greater than IA। ये यहां पे लिख दीजिए क्योंकि इसका काम लगेगा तो सबका ही। हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, इक्वल काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया K बराबर KB का, कि हाफ IA ओमेगा A का स्क्वायर बराबर हाफ IB इंटू ओमेगा B का स्क्वायर, यानी ओमेगा ए का स्क्वायर अपॉन ओमेगा बी का स्क्वायर बराबर आई बी अपॉन आई ए। इसी से रिलेशन निकाल लिया, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इफ एल ए एंड एल बी बी देयर एंगुलर मोमेंटम, उसकी वैल्यू, उसके रिलेशन को बताना है। तो एल ए एल बी एंगुलर मोमेंटम है, तो एल ए अपॉन एल बी आप निकालने जाएंगे। एल ए का मतलब होता है आई ए इंटू ओमेगा ए, और ये रहा आई बी इंटू ओमेगा बी। अब इसको लिखा आई ए, इसको लिखा आई बी, ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी निकालेंगे तो अंडर रूट करके आ जाएगा आई बी अपॉन आई ए, ये ए है। अब यहां पर देखिए हम क्या करते हैं, इसको अंदर ले जाते हैं, तो ये आई ए स्क्वायर हो जाएगा, यहां आई बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर ये देखिए आई ए से स्क्वायर कटा, आई बी से स्क्वायर कटा, ये हो गया आई ए अपॉन आई बी। अब आपको बता रखा है पहले कि आई बी यहां पर, चूंकि आई बी इज ग्रेटर देन आई ए, आई बी आई ए से बड़ा है, तो ये पूरी वैल्यू आपकी लेस देन 1 हो जाएगी। देख पा रहे, ये बड़ा है छोटा है, लेस देन 1। इसका मतलब क्या है कि एल ए जो है वो आपका छोटा हो जाएगा एल बी से। एल बी बड़ा है एल ए से या एल ए छोटा है, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, एल बी बड़ा है एल ए से, ये आ गया आपका आंसर, आंसर सी। तो इसको भी आप आसानी से नोट कर सकते हैं, कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2016 का क्वेश्चन, ये रहा 2016 का सवाल। लिखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर एट रेस्ट is free to turn about an axis which is perpendicular to its plane and passes through its center। ये देखिए ये एक डिस्क है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, ऐसे डिस्क है और इस तरीके से ये घूमने को तैयार है, ठीक है। It is subjected to a torque which produces a constant acceleration, angular acceleration 2 radian per second square। अल्फा आप दे रहे हैं, this is alpha। Its net acceleration in meter per second square at the end of 2 seconds is approximately, हमको बताना है।
यहां पर देखिए जब ये घुमावेंगे आप तो इसका एक एक्सेलेरेशन मिलेगा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और एक मिलेगा सेंटीपीटल या रेडियल एक्सेलेरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है आर अल्फा के बराबर। आर यहां पर कितना है 0.5 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर और अल्फा आपको दे रखा है 2, तो ये वैल्यू हो गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे ख्याल से बात समझ में आई। एसी की जो वैल्यू लेते हैं या ए आर को लिखते हो तो ओमेगा स्क्वायर आर लिखते हो और ओमेगा को निकालने के लिए आप फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे ओमेगा नॉट, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा कितना निकला, ओमेगा नॉट की बात करते हैं तो ओमेगा नॉट शुरू में कितना था, 0 रेस्ट पे था मामला, तो ये 0। अल्फा कितना है 2 और समय कितना लगा है 2 सेकेंड। तो ये 4 वैल्यू हो गई ओमेगा की। तो ये ओमेगा की वैल्यू यहां आप कितनी पुट कर सकते हैं 4 का स्क्वायर और रेडियस कितनी है 0.5, तो 16 इंटू 0.5 यानी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टोटल नेट एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, तो नेट एक्सेलेरेशन हो जाएगा A इज इक्वल टू अंडर रूट 80 का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी हो गई 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी रूट 65, यानी ये वैल्यू आ जाएगी करीब करीब 8 के आसपास, 8 8 64 होता है, तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके हिसाब से देखिए आपको 8 दिखाई पड़ रहा है, कलर नहीं बदला, ये 8, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहां करेक्ट हो जाता है। इसको आप आसानी से नोट कर लीजिए बेटा। तो बच्चों करते हैं 2016 का क्वेश्चन। ये देखिए 2016 का यहाँ पर क्वेश्चन है, बड़े आराम से लग जाएगा। कह रहा है ए लाइट रॉड ऑफ लेंथ L, एक रॉड है लेंथ लंबाई L है, 2 मासेस M1 M2 अटैच टू इट्स 2 एंड्स, 2 एंड पर इसके मासेस जो हैं M1 M2 अटैच हैं और टोटल लेंथ इसके बीच की दूरी कितनी है L। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड, ये एक्सेस ले रहे हैं परपेंडिकुलर टू द रॉड अबाउट एन एक्सेस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। यहाँ कहीं से पास करा देते हैं, इसको हम सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं जहाँ भी पढ़ रहा होगा। मान लेते हैं इससे ये दूरी कितनी है L1 और ये दूरी ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक L2, L1 L2 हो गए सेंटर ऑफ मास से। अब शुरू कर देते हैं सेंटर ऑफ मास निकालना और हम इसको ओरिजिन ट्रीट कर रहे हैं, x बराबर 0, यहाँ से नापेंगे हम लोग। तो सेंटर ऑफ मास निकालने की बात करें जो L1 पे था तो L1 हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाओ M1 इंटू 0 प्लस M2 और यहाँ से डिस्टेंस L है इंटू L अपॉन M1 प्लस M2, तो ये वैल्यू हो गई M2L अपॉन M1 प्लस M2। अब यहां पर हमने ये जो एक्सप्रेशन निकाला है ये L1 का L से रिलेशन निकाला, इस तरह L2 भी निकाल लेंगे। तो L2 की वैल्यू क्या होगी L माइनस L1, तो L में से अगर मैं L1 यानी M2L अपॉन M1 प्लस M2 घटा दूं तो देखिए M2L कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जो बचेगा वो आएगा M1L अपॉन M1 प्लस M2। ये L1 L2 का रिलेशन L से हमारे पास आ गया है। अब हमें निकालना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का I निकालना है। ये देखिए लिखा है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पूरे सिस्टम का। तो रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहा, रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का, तो दोनों मासेस का इनर्शिया हम जोड़ देंगे। तो I इज इक्वल टू M1 L1 स्क्वायर प्लस M2 L2 स्क्वायर, इसको जोड़ मारिए, लिख दीजिए, वाइट कलर ले लेते हैं थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा। ये रहा M1 और L1 स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, तो M2 स्क्वायर L अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर।
प्लस आगे m2 लिखा, L2 की बात करोगे तो m1 स्क्वायर अपॉन m1 के साथ L स्क्वायर भी, ये L स्क्वायर भी यहाँ पे रहेगा, और m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब इसमें से देखिए चीज़ें कॉमन आ रही हैं, आप क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, L स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और m1 m2 भी कॉमन ले सकते हैं, वो भी आपका आ जाएगी वैल्यू। लेकिन सवाल जो ऑप्शन है उससे हम चलिए ले लीजिए कॉमन, देखते हैं भी m1 m2, ये इतना तो कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू बची यहाँ बेटा m2 प्लस m1, ये यहाँ पर आ रहा है, और ये m2 प्लस m1 को आपने स्क्वायर से काट दिया, तो ये वैल्यू क्या बची, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू लेंथ का स्क्वायर, ये आपका आंसर है। और इसके हिसाब से अगर आप देखें m1 m2 प्लस l स्क्वायर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन इस तरह से निकल जाएगा, और इसको नोट कर लीजिए, ध्यान भी इसमें रखना होगा, नोट कर लें इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2016 का क्वेश्चन, ये रहा 2016 का सवाल। लिखा है सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर। तो ये सॉलिड स्फीयर है, ये डायमीटर होगी, ये रोटेट कर रहा है ऐसे, और इस सॉलिड स्फीयर की वैल्यू होती है 2/5 mr स्क्वायर। ये सॉलिड स्फीयर है, लिख नहीं रहा हूँ, ये ऐसे डायग्राम में आपको दिख रहा है। ये सॉलिड सिलेंडर उसके बाद ऑफ द सेम मास एंड सेम रेडियस इज ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सेस विथ एन एंगुलर स्पीड लिखा है। तो ये ज्योमेट्रिकल एक्सेस हो गई आपकी सिलेंडर की इस तरीके से, और ये सिलेंडर का लिख दीजिए मास वास सब सेम था, हाफ mr स्क्वायर। इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो एंगुलर स्पीड ट्वाइस स्फीयर की, तो जो एंगुलर स्पीड ऑफ सिलेंडर है डबल एंगुलर स्पीड ऑफ स्फीयर है। ये सवाल दिया है यहां पर देखिए, ठीक। द रेशियो पूछा है काइनेटिक एनर्जीज का ऑफ रोटेशन काइनेटिक एनर्जी पूछी है, आई वाला सिस्टम चलेगा। अब यहां पर देखिए रेशियो के लिए हम ई स्फीयर अपॉन ई सिलेंडर की बात करते हैं। ई स्फीयर की वैल्यू हो गई हाफ आई एस ओमेगा एस का स्क्वायर, और ये रहा हाफ आई सी इंटू ओमेगा सी का स्क्वायर। ये हाफ हाफ कट गया, और वैल्यू आई देखिए आई एस ओमेगा एस का स्क्वायर, और ये रहा आई सी ओमेगा सी का स्क्वायर। अब कलर थोड़ा बदल लेते हैं जिसे अलग से दिखाई पड़े। आई एस की वैल्यू है 2/5 mr स्क्वायर, और इसको हमने ओमेगा एस का स्क्वायर रहने दिया। नीचे सिलेंडर की बात की जाए तो हाफ mr स्क्वायर, और यहां पर ओमेगा सी की जगह डाला 2 ओमेगा एस, तो ये 2 ओमेगा एस का होल स्क्वायर आ गया। ये देखिए mr स्क्वायर देखिए कैंसिल हो गया, ये 4 बचेगा, 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 4/5, ये 2 ऊपर चला गया 4/5, और ये ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, और नीचे जो आई वैल्यू वो आपकी कितनी आ रही है 4, ये 4 वैल्यू आ रही है, तो ये 1/5 आपका रेशियो हो गया। ये आप ध्यान पूर्वक देख लीजिए, और ये 1/5 आंसर इज बी। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं बिना किसी डर के, नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2015 का क्वेश्चन, ये रहा 2015 का क्वेश्चन। लिखा हुआ है एन ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन ए रोड विथ ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहां पर वी दे रखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। हम इसको चेंज कर लेंगे कितना, मीटर पर सेकंड। तो आप जानते हैं काफ़ी सालों से आपने प्रैक्टिस की है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड आपका एसआई सिस्टम में निकल आया इसकी स्पीड। द रेडियस ऑफ इट्स व्हील इज 0.45 मीटर एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील अबाउट इज एक्सेस ऑफ रोटेशन इज 3
किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है, ऊपर वाला रेडियस दे रखा है। इफ द व्हीकल इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 15 सेकेंड, 15 सेकेंड में ये व्हीकल को स्टॉप कर देते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय इस ब्रेक्स टू द व्हील, हमको टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क निकालने की जगह जब पहुंचोगे ना बेटा, तो आई अल्फा चाहिए। आई पता है दे रखा सवाल में, अल्फा हमको निकालना है। अल्फा निकाल लोगे काम बन जाएगा। और अल्फा का रिश्ता किससे होता है? ओमेगा से। तो हम पहले ओमेगा आई इनिशियल निकाल रहे हैं, जो कि V अपॉन R से निकल जाएगी। V है 15 मीटर पर सेकेंड, R दे रखा है 0.45। सॉल्व किया आपने इसको तो ये आ गया 1500 अपॉन 45। फर्दर सॉल्व किया तो आ गया 100 अपॉन 3 रेडियन पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई थी? 0, क्योंकि रोक दिए ब्रेक लगा के, एंड में तो रुक ही गया है। अब यहां पर अल्फा निकाल लेते हैं, कलर बदल लेते हैं। तो अल्फा आप जानते हैं, मैं इधर निकाल देता हूं अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू होती है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अपॉन डेल्टा टी, या टी जिस टाइम में घटना घट रही है। 0 माइनस 100 अपॉन 3 और टाइम 15 सेकेंड था। तो ये वैल्यू कितनी होगी? 100 अपॉन 45 लगे रहने देते हैं रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम टॉर्क की तरफ बढ़े। आई की वैल्यू देखी, आई दे रखा है 3। आई अल्फा पहले लिख देते हैं 3, और अल्फा है 100 अपॉन 45। तो 3 15, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 0, 5 3 15, 20 अपॉन 3 आ गया। 20 अपॉन 3 को 6.66 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये टॉर्क की वैल्यू आपकी इस हिसाब से क्या हो जाएगी? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आंसर यहाँ पर सी हो जाता है। तो कोई इसमें समस्या नहीं, इसको नोट कर लें, अच्छी तरीके से काम बन जाएगा। नोट करें इसे आप। तो करते हैं बेटा 2015 का क्वेश्चन। ये रहा 2015 का क्वेश्चन। पॉइंट मासेस m1 m2 आर प्लेस्ड एट द अपोजिट एंड्स ऑफ ए रिजिड रॉड ऑफ लेंथ l। ये रिजिड रॉड है, m1 m2 यहाँ प्लेस किए गए, टोटल लेंथ l थी। एंड नेग्लिजिबल मास, रॉड का जो मास है वो नेग्लिजिबल है। द रॉड इज टू बी सेट रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं। द पोजिशन ऑफ पॉइंट P on this rod through which the axis should pass, so that the work required to set the rod rotating with angular velocity omega naught is minimum is given by। ये जो रोटेशन चल रहा है इसमें वर्क डन हमारा मिनिमम रहना चाहिए। तो उस समय एंगुलर, उस समय ये x की वैल्यू क्या होगी? ये लिखा है ना, so that the work required to set the rod rotating with angular velocity omega naught is मिनिमम, वर्क डन मिनिमम हो, इज गिवन बाय। ये हमें यहां पर पोजीशन ऑफ P को बताना है। P कहां पर है, यानी x निकालना है कहां पर है जब वर्क डन मिनिमम हो इस पूरी कहानी में। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं पहले हम लोग। तो I निकालने जाओगे तो इसका निकालोगे तो क्या लिखोगे? m1 x स्क्वायर I1 प्लस I2, और m2 का लिखोगे तो क्या लिखोगे? m2 l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो वर्क डन होता है बेटा, वो वर्क डन क्या होगा? W इज इक्वल टू हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम और ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो इसको लिख दीजिए हाफ। अब I की वैल्यू रखेंगे जो लिखी गई है, यानी m1 x स्क्वायर प्लस m2 L माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट, ये बात बराबर है। अब वर्क डन मिनिमम रखना है फॉर मिनिमम W, वर्क डन मिनिमम रखना है। तो हमारा, हम इसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमम जो करते हैं 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो पहले तो हम डिफरेंशिएट करें भाई इसको। अब यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करने आप गए तो वैल्यू लिखी हाफ, अंदर डिफरेंशिएट करते हैं 2x आ गया, तो 2m1x। यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी?
2m2 और l माइनस एक्स, और इस x को डिफ्रेंशिएट किया तो -1, ये रहा ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर 0। अब जो कोफिशिएंट है वो तो 0 से निपट ही गए, अंदर की वैल्यू 0 के बराबर करते हैं। 2m1x और ये -1 से बड़ा मल्टीप्लाई कीजिए तो 2m2l प्लस 2m2x बराबर 0। अब यहाँ पर हमें निकालना x है, तो x वाले को साथ में ले लेते हैं, तो ये वैल्यू हो गई 2, दो उड़ा दीजिए, इसमें से कॉमन है, तो m1 प्लस m2 x माइनस m2l बराबर 0। तो x क्या रहा, m2l अपॉन m1 प्लस m2। मेरे ख्याल से ये आंसर बिल्कुल ठीक है, m2l अपॉन m1, ये आंसर हो गया। ये x की वैल्यू आपने निकाल ली और इसके हिसाब से m2l m1 प्लस m2 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक आ जाता है। इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और ये वाले पॉइंट को दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि मिनिमम निकालने के लिए फिजिक्स में नॉर्मली होता ही है, लेकिन मैथ्स में थोड़ा और घुस जाते हैं, लेकिन इसमें इतनी बात करें तो dw अपॉन dx बराबर 0 रख के काम हो जाएगा। नोट कर लें आप इसको। तो बच्चों करते हैं 2015 का सवाल। ये 2015 का क्वेश्चन है। लिखा 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल शेल्स, ये 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल शेल्स हैं, ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। कंसीडर एन एक्सिस x डैश which is touching the 2 shells and passing through the diameter of the third shell। ये तीसरे के सीधे से जा रहा है और इनके डायमीटर पे इस तरह से ये रोटेट करने के चक्कर में है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्फेरिकल शेल्स अबाउट एक्स डैश। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालना चाहें तो देखिए, जो स्फीयर होता है, इसको स्फीयर के जब बीचों बीच से जाता है डायमीटर से, तो इसकी वैल्यू होती है स्फेरिकल शेल के लिए, स्फेरिकल शेल ही है ना, स्फेरिकल शेल के लिए इस समय जो वैल्यू होगी I1 या कुछ भी लिख दो इसको, इसकी होती है 5/3 mr²। और अगर डायमीटर से आप पास कराते हो जैसे सेकंड केस में, तो इसकी वैल्यू होती है 2/3 mr²। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता होना चाहिए। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, 3 स्फेरिकल शेल्स हैं, तो तीनों का ऐड कर दीजिए। अब ये 2 तो 2/3 mr² हो गए, क्योंकि डायमीटर जा रहा है ना इन दोनों का, ये दोनों डायमीटर से कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों का जोड़ दिया। तीसरे वाले का ले लीजिए तो डायमीटर से जा रहा है, बी वाला इशू है, तो 5/3 केस है mr²। बस ये दोनों डायमीटर के अराउंड थे। जो ऊपर वाला है उसको मैंने इसका I3 ले लिया है, इसको मैंने I1 और इसको मैंने I2 ले लिया है। जैसे आप कंफ्यूज ना, उसको जोड़ डालिए, 3 5 2 7 2 9, तो लिखा तो 2 इंटू, कुछ उल्टा लिख गया है क्या, 2 इंटू उल्टा लिख गया लग रहा है बेटा। ये 2/3 जो होता है इस स्फेरिकल शेल का, वो सिंगल वाला है। अबाउट इस डायमीटर, ये यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, ये 2/3 है और ये 5/3 है। ये अबाउट द डायमीटर जो होता है 2/3 mr² हो जाएगा। और टेंजेंट, ये टेंजेंट वाली बात होती है, अबाउट द टेंजेंट। अबाउट द आप टेंजेंट लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2/3। तो यहाँ बच्चों इसके हिसाब से ये चेंज कर दीजिए आप, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। ये हो गया 5/3 mr² प्लस 5/3 mr², और ये डायमीटर वाली बात थी 2/3 mr²। अब इसको आप जोड़ दीजिए आपस में, तो जब जोड़ देंगे 3 10 2 12 12/3 mr² या 4 mr², इसका आंसर आ गया। छोटा m में लिखा है तो छोटा m में लिख दीजिए, आंसर इज बी। इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा याद करके रखना होगा जिससे फटाफट सवाल निकले, क्योंकि डेरिवेशन का वहाँ टाइम थोड़ी मिलेगा आपको, याद कर लीजिएगा। तो नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों करते हैं 2015 का सवाल।
ये है 2015 का क्वेश्चन। कह रहा है रॉड ऑफ वेट W इज सपोर्टेड बाय टू पैरेलल नाइफ एजेस A एंड B एंड इन इक्विलिब्रियम इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ये एक रॉड है, यहाँ पर दो इनकी समझ लीजिए वेजेस या नाइफ लगी हुई हैं, ऐसे लगा देते हैं। इसकी पोजीशन A है, इसकी पोजीशन B है और वेट इसका जो है W है। इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन द नाइफ्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ D फ्रॉम ईच अदर। ये जो नाइफ्स हैं आपस में, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बेटा D है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम A। यहां से x दूरी पर सेंटर ऑफ मास है, यानी यहां जो वेट काम कर रहा होगा वो नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। ये x है तो पूरा D था, तो ये D माइनस एक्स हो जाएगा। ये ऑब्वियस सी बात है। द नॉर्मल रिएक्शन ऑन A पर जो है नॉर्मल रिएक्शन, ये जो रिएक्शन काम करेगा N1 ऊपर की तरफ और इधर भी काम करेगा N2B पर ऊपर की तरफ। हमको N1 की वैल्यू निकालनी है। ये समय इस समय इक्विलिब्रियम में है, तो हम पहले निकाल, देखिए वर्टिकल मोशन कुछ हो नहीं रहा है, तो फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम ना ये ऊपर खिसक रही ना नीचे, तो जो नीचे वाले फोर्सेस वो ऊपर वाले फोर्सेस के बराबर होंगे। यानी N1 प्लस N2 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? W के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इन दोनों ने इस वाले वेट को बैलेंस कर रखा है। अब क्या कीजिए, टॉर्क ले लीजिए बैलेंस अबाउट सेंटर ऑफ मास, या मोमेंट्स ले लीजिए, मोमेंट्स अबाउट सेंटर ऑफ मास। यहां के अबाउट मोमेंट आप ले रहे हैं, इसे आप सेंटर ऑफ मास क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये N1 ले लो, N1 इंटू एक्स जो कि क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, और N2 किधर घुमाने की कोशिश करेगा? एंटी क्लॉकवाइज N2 इंटू D माइनस एक्स। इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अब ये N1 x रखा, इस N2 को W माइनस N1 कर दिया, तो W माइनस N1 इंटू D माइनस एक्स। अब यहां से हमको N1 निकाल लेना है, तो यहां पर कोई वैल्यू कटेगी क्या? काटेंगे तो एक्सप्रेशन में जी, इसको खोल लेते हैं मेरे ख्याल से। W माइनस N1, हाँ जी चलिए ओपन कर लो। N1 x की वैल्यू रही ये WD माइनस WX माइनस N1D प्लस N1x। ये N1x देखिए दोनों तरफ कैंसिल हो गया, थोड़ा लाइट हो गया, और N1D को एक तरफ ले लेते हैं। अब यहाँ WD माइनस WX है तो W ले लो कॉमन, और ये रहा D माइनस एक्स। तो N1 की वैल्यू कितनी हो गई? WD माइनस एक्स अपॉन D। ये N1, क्योंकि सारी ये नोन क्वांटिटीज हैं जो दे रखी थी, यही नॉर्मल रिएक्शन हो गया है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर बना B इज द राइट चॉइस। B इज द करेक्ट आंसर है, और ये मैंने करके दिखाया। तो इस सबका आपको आप लगा लेंगे। PYQs 10 साल के लगाने मस्ट हैं, बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं आपको। नोट कर लीजिए, ध्यान से एक एक सवाल लगाइए और प्रैक्टिस भी कर लीजिए दोबारा तिबारा इसकी। तो बच्चों करते हैं 2015 का सवाल। ये रहा 2015 का क्वेश्चन, और इसमें क्या बोलते हैं? ए मास M moves in a circle on a smooth horizontal plane with velocity v0। ये देखिए v0 से ऐसे टेबल पे चक्कर लगा रहा है। एट ए रेडियस r0 का रेडियस है। द मास इज अटैच टू ए स्ट्रिंग। ये मास एक स्ट्रिंग से अटैच है, विच पासेस थ्रू ए स्मूथ होल इन द प्लेन एज शोन। ये छेद है, इससे पास हो गई ये स्ट्रिंग नीचे। अब आप खींचेंगे तो टेंशन बढ़ेगी स्ट्रिंग की। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज ग्रेजुअली। ये जो टेंशन है स्ट्रिंग में ग्रेजुअली इंक्रीज की गई, खींचा गया है। एंड फाइनली M मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r0 अपॉन 2। अब ये जो चक्कर लगाने लगा r0 अपॉन 2 की रेडियस में चक्कर लगाने लगा। द फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज। अब फाइनल वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की बतानी है, तो यहां पर हम लगाएंगे क्या? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहले कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये वैल्यू हो गई शुरू में mv इंटू आर, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और बाद में जो वैल्यू हुई थी वो थी mv डैश इंटू आर डैश। तो ये रहा v0
इंटू आर नॉट और बाद में रहा v इंटू आर नॉट अपॉन 2। तो यहां से v बराबर 2v0 आपका निकल आया। एक रिलेशन ये निकल आया है अच्छी तरीके से। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालते हैं पहले और बाद में। तो ये हाफ m v0 का स्क्वायर अपॉन हाफ m v स्क्वायर, ये हाफ m कट गया है तो ये आया v0 अपॉन v का होल स्क्वायर। और ये v0 अपॉन v कितना है 2, तो ये 2 का स्क्वायर है, यानी वैल्यू कितनी होगी 4। तो यहां पर आपको दिख गया कि k0 की जो वैल्यू है v0 अपॉन v है 1/2, सॉरी, तो ये यहां पे वैल्यू आ गई 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। तो k की वैल्यू क्या हो गई 4 k0 के बराबर। 4 k0 का मतलब पहले जो एनर्जी थी वो थी हाफ mv0 का स्क्वायर, अब हो गई कितनी 2 mv0 का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर रहा, मतलब आंसर इज ए। ये आप यहां पर ए को टिक कर सकते हैं, आप जैसा समझ पाए, इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2015 का क्वेश्चन। ये रहा 2015 का क्वेश्चन बेटा। यहां बोला है ए फोर्स F इज एक्टिंग एट ए पॉइंट R, ये R पर ये फोर्स एक्ट कर रहा है। द वैल्यू ऑफ एल्फा फॉर विच एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज कंजर्व। देखिए एंगुलर मोमेंटम अगर ओरिजिन के अबाउट कंजर्व रहना चाहिए तो टॉर्क की वैल्यू 0 होनी चाहिए। टॉर्क नहीं लगेगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। आप बात समझ पाए, टॉर्क होता है R क्रॉस F। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने के लिए इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये कहानी है। अगर आप डायग्राम बनाएं तो ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और इज एक्टिंग एट ए पॉइंट, यहां पर कोई फोर्स लग रहा है। ये फोर्स की वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूं, यही दे रखी है और ये R दे रखा है। इसके अबाउट आप देख रहे हैं अबाउट ओरिजिन, तो ये क्या होना चाहिए, ये टॉर्क यहां पर 0 निकलना चाहिए, तभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कब लगता है, जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 रहे। तो दिस विल बी 0 फॉर कंजर्वेशन ऑफ L का मतलब एंगुलर मोमेंटम। चलिए ये R क्रॉस F निकाल लेते हैं और उससे हम वैल्यू को 0 करेंगे। तो R की वैल्यू कितनी है, ये पहले I J के जिस तरह से हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से, 2 - 6 - 12 और ये हो गया अल्फा 3 और 6। ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका बहुत ही आसान, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाता है, कुछ इसमें है नहीं। और यहाँ पर शुरुआत में लिखते हैं तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस आई कैप लिखिए और यहाँ पर रो कॉलम और रो छोड़ दें, 6 माइनस तो ये हो जाएगा 36 और ये प्लस का हो जाएगा 12 तिहाई 36। तो ये आई तो यहाँ से जाता हुआ दिख रहा है, देख रहे हैं ना, 6 चंग 36 माइनस और ये माइनस का तो माइनस माइनस प्लस। फिर आप लिख दीजिए माइनस जे कैप, रो कॉलम छोड़िए, 6 दुआई 12 और प्लस 12 अल्फा। आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, प्लस के कैप आ जाइए, रो कॉलम छोड़ा, 6 प्लस 6 अल्फा। आराम से सावधानी से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ये देखिए, ये आई के साथ वाला 0 वाला फैक्टर है तो ये तो रहा नहीं, और यहाँ वैल्यू रही माइनस जे 12 प्लस 12 अल्फा प्लस 6 प्लस 6 अल्फा के कैप। और यही वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए, टॉर्क है ये 0 के बराबर होनी चाहिए। दिस इज टॉर्क, तो ये टॉर्क हमारा 0 होना चाहिए। तो ये दोनों वेक्टर 0 हो, इसके लिए इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट दोनों साइमल्टेनियसली 0 होने चाहिए। तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 12 प्लस 12 अल्फा बराबर 0। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -1। और साथ में ये भी 0 होना चाहिए, इसको भी चेक करना पड़ता है। 6 प्लस 6 अल्फा बराबर
0, तो अल्फा बराबर -1। यू कैन एक्सेप्ट आंसर अल्फा। अगर इसमें अल्फा -1 आता और इसमें अल्फा -1 नहीं आता तो आप कहते हैं अल्फा की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। दोनों में सेम वैल्यू आनी चाहिए, तभी आप एक्सेप्ट कर पाएंगे कि अल्फा सही है ना, क्योंकि दोनों को 0 होना चाहिए। अब यहां से समझ में आ गया कि अल्फा -1 होना चाहिए, तो दिस इज सी। तो आंसर इज सी। मेरे ख्याल से आप इस बात को पकड़ पाए हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप। तो बेटा करते हैं 2014 का सवाल। ये 2014 का क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशंस फॉर ए सॉलिड स्फीयर, मास m and radius are rolling down and incline of the angle theta without slipping, बिना स्लिप किए, and slipping down incline without rolling। एक बार क्या हो रहा है, इंक्लाइन प्लेन पे ये स्लिप करता हुआ जा रहा है, घूम नहीं रहा है, फिसल रहा है, तो उस समय जो एक्सेलरेशन लगेगा स्लिपिंग का वो सिंपल लग जाएगा कितना, g sin थीटा। ये इस तरह से जा रहा है। और दूसरे में क्या है कि स्लिप नहीं हो रहा है, रोल डाउन हो रहा है, घूम के आ रहा है। उस समय एक्सेलरेशन कितना लगेगा रोलिंग का, ये फॉर्मूला ही होता है जो आपने याद कर लेना आप, जिसे g sin थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन r²। तो लिखा है कि रेशियो हमको चाहिए, तो चलो ये तो बड़ा सिंपल है, ये निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये k² अपॉन r² की जो वैल्यू होगी सॉलिड स्फीयर के लिए वो 2/4 होगी। तो सॉलिड स्फीयर के लिए k² अपॉन r² की वैल्यू 2/5 यहाँ पे रख देंगे। निकालना सीख लीजिए या याद कर लीजिए, जहाँ तक जो सवाल मोटे तौर पे आते हैं, जहाँ जहाँ याद कर सकते हैं याद कर लें आप। अब यहीं पे लिख देते हैं, चलो इसको लिख दीजिए g sin थीटा और 1 + 2/5। 5 2 7 ऊपर चला गया, 7 नीचे है, 5 ऊपर, 5/7 g sin थीटा। अब इस बात को देखते हुए अगर आप निकालें a रोलिंग अपॉन a स्लिपिंग, तो वैल्यू हो जाएगी 5/7 और यही आंसर हो जाएगा आपका। और ऑप्शन नंबर ये ए है। तो इस बात को आप पकड़ के 5/7 ए हो गया, इसको पकड़ के रखिए। और ये वैल्यूज कुछ जो रहती हैं स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए, सिलेंडर के लिए, थोड़ा याद करके रखिएगा जिससे तेजी से सवाल लगा पाइए। तो नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2013 का क्वेश्चन। ये देखिए 2013 क्वेश्चन लिखा है, वेक्टर्स a, b and c आर सच दैट a.b is equal to 0 and a.c is equal to 0, देन द वेक्टर पैरेलल टू a। देखिए यहां पर जब भी a.b होता है ना, डॉट प्रोडक्ट 0, इसका मतलब होता है वेक्टर a और वेक्टर b आपस में परपेंडिकुलर है। और बोला a.c भी 0 है, तो a.c का मतलब a और c भी परपेंडिकुलर है, तो c वेक्टर मान लीजिए इधर ये भी 90 डिग्री पर है, 90 तो होना ही होना है। कह रहा है a के पैरेलल वेक्टर बताओ, a क्रॉस b क्या पैरेलल होगा? कतई नहीं होगा। a क्रॉस b वो वेक्टर होता है जो a b दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो a के तो परपेंडिकुलर होगा ही होगा, तो a क्रॉस b नहीं हो सकता। b + c की बात करें तो b + c जोड़ोगे तो b + c के प्लेन में वेक्टर आता है, तो ये a की तरफ वेक्टर नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। b क्रॉस c, जब b क्रॉस c आप करोगे तो ये वेक्टर आपका ए की डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि बी और सी एक ही प्लेन में है। तो बी क्रॉस सी करोगे तो उसके परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, यानी ए की डायरेक्शन में। तो इसका आंसर हो गया बेटा सी। एक ही ऑप्शन सही होगा, और बी और सी अलग अलग तो परपेंडिकुलर है, पैरेलल कहाँ है, बातें खत्म हो गई। इस तरह प्यार से इसको नोट किया जा सकता है। तो बच्चों वीडियो को खत्म करने से पहले याद दिला दूं कि आपकी नीट फिजिक्स के लिए जो बेस्ट रिसोर्स होते हैं वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है क्लास 11-12 की, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है क्लास 11-12 का, और साथ में नीट के 10 साल के पीवाईक्यूज। अगर आप ये लगा चुके हैं तो वेरी गुड न्यूज, लेकिन अगर आप नहीं लगाए हैं और आपको मदद चाहिए तो आपके लिए नीट संपूर्ण कोर्स है। नीट संपूर्ण में मैंने क्या किया है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जितने भी सवाल हैं 11th के 12th के सबका वीडियो सोल्यूशन रिकॉर्ड किया है सुपर इजी लैंग्वेज में।
यही नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स वो भी सारा रिकॉर्ड करके इसमें दिया है, और 10 साल के नीट के पीवाईक्यूज की भी रिकॉर्डिंग इसके अंदर मौजूद है। तो आप नीट संपूर्ण से बहुत तगड़ी मदद ले सकते हैं। नीट संपूर्ण के अंदर 1254 क्वेश्चंस हैं। 634 जो क्वेश्चंस हैं वो नीट के पीवाईक्यूज हैं, और 620 क्वेश्चन जो हैं वो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। तो नीट संपूर्ण लेकर लगाइए और उस दो हाथ आगे हो जाइए। तो नीट संपूर्ण जो बच्चे लेना चाहते हैं वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर आपको नीट संपूर्ण दिखेगा, लेकर अपने पढ़ाई को और सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस और सुपर इजी लैंग्वेज से आपको बहुत ट्रेमेंडस बेनिफिट हो सकता है, और एक बार अगर फिजिक्स के न्यूमेरिकल निकलने शुरू हो गए तो आपका सिलेक्शन कौन रोक पाएगा? आप भी चाह के नहीं रोक पाएंगे, और डॉक्टर बनने का सपना आपका जरूर पूरा होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।